लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाले मुद्दे तय हो चुके हैं, जो यूपी में 80 सीटों के साथ साथ 2024 की तकदीर भी लिखने वाले हैं। भले ही चुनाव में अभी करीब 5 से 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन हम आज ही वो मुद्दे आपको बता देते हैं जो 24 के इम्तिहान में आने वाले हैं। राम मंदिर 24 का सबसे हिट मुद्दा होगा, क्योंकि बीजेपी ने तारीख भी बताई और मंदिर भी वहीं पर बनवा दिया। दूसरे नंबर पर ज्ञानवापी है। सीएम योगी के बयान के बाद 2 दिनों में ही ज्ञानवापी के मुद्दे पर काफी उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने कह दिया कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना विवाद का मुद्दा होगा। फिर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर का मुद्दा है यूसीसी। इसे भुनाने के लिए बीजेपी पसमानदा वोट में स्नेह ढूंढने की कोशिश कर रही है। और चौथे नंबर की बात की जाए तो इस मुद्दे में बुलडोजर भी जोड़ लीजिए। बुलडोजर यानी कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल 24 में भी हिट साबित होने वाला है। और बात अगर पीओके की करें तो 24 के चुनावी संग्राम में अब इस मुद्दे को भी उछाला जा रहा है और खूब उछाला जाएगा और नारा दिया जाएगा, पीओके हमारा है। बात धर्मांतरण की कर लें तो लव जिहाद और गेम जिहाद के बाद यह मुद्दा तूल पकड़ चुका है और यूपी में धर्मांतरण के खिलाफ सबसे सख्त कानून भी मौजूद है। साथ ही पीड़े का मुद्दा भी उठाया जाएगा 24 से पहले। इन दिनों सुर्खियों में फिलहाल ये मुद्दा है। विपक्ष के पीडीए में सिर्फ पिछड़े, दलित और मुस्लिम की बात हो रही है, सवर्ण गायब है। और विपक्ष ने जिस इंडिया नाम से बीजेपी को घेरने की कोशिश की शुरुआत की है, उस नए नाम पर कौवा, चोंगा, मुजाहिदीन तक की बात होने लगी है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए सारी तस्वीर साफ होगी। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। उत्तर प्रदेश में चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाले मुद्दे रिलीज हो चुके हैं, जो मुद्दे अब सुर्खियों में हैं, जिसकी पटकथा लिख दी गई है, जिसका एजेंडा तय हो गया है, क्योंकि 24 के चुनाव में इन मुद्दों को भुनाने की तैयारी हो चुकी है। सजा दो घर को गुलशन सा। राम मंदिर, जिसे 2019 के लोकसभा चुनाव में उठाया गया था, वो 2024 में अब बनकर तैयार हो रहा है। यानी मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे वाले प्रपंच से विपक्ष जहां बीजेपी को घेर रही थी, उसकी तारीख भी आ गई है और बीजेपी ने बता दिया मंदिर वही बना। 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन दिनों हर स्तर पर प्रयास कर रही है। एक और जहां बीजेपी यूपी के सियासी और जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए विपक्ष के हर एक बड़े नेता को बीजेपी से जोड़ने की कवायद में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर ये साफ कर दिया है कि 2024 का चुनाव सिर्फ राम मंदिर मुद्दे पर नहीं, बल्कि ज्ञानवापी भी एक बड़ा मुद्दा होगा। ज्ञानवापी की लड़ाई भी अयोध्या की तरह ही है, क्योंकि यहाँ भी मंदिर मस्जिद पर जंग छिड़ी है और माना जा रहा है एएसआई सर्वे के बाद ज्ञानवापी की सच्चाई देश की जनता के सामने आ सकेगा। इसके लिए भले ही मामला कोर्ट में हो, लेकिन दावे और वादे किए जाने लगे हैं। यहाँ तक कि सीएम योगी ने साफ कर दिया है, ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को उठाकर इन सवालों से बचना चाहती है कि महंगाई की दर क्या हो गई, गरीब की रोटी उपलब्ध नहीं है, बेरोजगार नौजवान सड़कों पे घूम रहा है, किसानों के साथ को पीटा गया, उनकी किसानी की दुर्गति की गई। कि यूसीसी हमारे संविधान का एक बहुत मूल अंग है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में समान अधिकार की व्यवस्था दिया है कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको बराबर न्याय मिले। अगर न्याय, बराबर सम्मान, बराबर अधिकार की बात संविधान में है, तो फिर एक कानून क्यों नहीं होता है? इस देश में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा देश में क्यों नहीं लागू होता है? उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। 2024 के रण में बीजेपी यूसीसी को भी भुनाने की इरादे में है और इसके लिए अब पसमानदा समाज को साथ लाकर एक देश एक कानून पर सहमति बनाई जा रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विपक्ष की अलग अलग राय है। लेकिन मुस्लिमों को साधने के लिए ओवैसी और बर्क जैसे नेता इसका विरोध करते रहे हैं। योगी का बुलडोजर मॉडल काफी हिट रहा है। यहाँ तक कि सीएम योगी दूसरे प्रदेश में भी यूपी के बुलडोजर मॉडल की छाप छोड़ चुके हैं
और अपराधियों माफियाओं को सबक सिखाने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन से उनकी गर्मी भी शांत हो चुकी है। वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? बीजेपी सरकार में आतंकवाद पर पाकिस्तान को आईना दिखाया गया। यहां तक कि राजनाथ सिंह से लेकर सीएम योगी तक पीओके हमारा है का नारा दे चुके हैं, जो अब 2024 के चुनाव में भी अहम मुद्दा रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले योगी आदित्यनाथ साफ संदेश दे चुके हैं। अगर किसी भी रूप से हिंदुओं को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाया गया तो कठोर कार्रवाई होगी और इसके लिए उत्तर प्रदेश में कानून भी है। 2024 के रण में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साधने का नारा दिया था, लेकिन इसे भी बीजेपी भुना गई और सवाल खड़े कर दिए थे, आखिर अखिलेश को सवर्णों से क्या परेशानी है। और 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा विपक्षी गठबंधन का नया नाम है, जिस पर खुद पीएम मोदी हमलावर हो चुके हैं। यानी विपक्षी दल भले ही नाम बदलकर 24 के चुनाव में दम दिखा रही हो, लेकिन बीजेपी के पास इसका भी तोड़ है। यानी हर मर्ज की दवा बीजेपी के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात कर लेते हैं बीएसपी की। क्या मायावती एकला चलो की राह से इतर अब गठबंधन का मूड बना रही हैं? क्या मायावती अखिलेश यादव और विपक्ष के इंडिया गठबंधन को झटका देने वाली है? दरअसल ये सवाल उत्तर प्रदेश के गलियारों में खूब उठ रहे हैं और बीजेपी बीएसपी से जो खबर छनकर आई है वो ये है कि आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच गठबंधन की स्थिति क्लियर है। दरअसल पश्चिमी यूपी में बीजेपी का दांव और बदल चुका है, वो हम आपको बता देते हैं। आरएलडी के साथ गठबंधन की अटकलों पर अब पूरी तरह से विराम लगता दिख रहा है। आरएलडी को अपनी जीती हुई सीटें नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की हारी सीटों पर आरएलडी से बेहतर बीएसपी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही है। बीएसपी की जीती हुई सीटों पर जाटव वोट निर्णायक साबित होते हैं। बीएसपी के एकजुट वोट बैंक से बीजेपी को भी फायदा मिल सकता है। इसके अलावा बीजेपी और बीएसपी में गठबंधन होने वाला है, इसको लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं और उस पर जो रिएक्शन सामने आए हैं वो भी आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप के लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी की नई रणनीति लीक हो चुकी है। संभावना है अब बीजेपी उस दल से हाथ मिलाने वाली है जिससे वेस्ट यूपी की वीक सीटों को साधा जा सके। इसके लिए जयंत वाले ऑप्शन से किनारा कर दलित वाले ऑप्शन पर मंथन चल रहा है। बीजेपी और बीएसपी सूत्रों से जो खबरें छनकर सामने आई हैं, वो ये कि बीजेपी और बीएसपी 2024 के रण में साथ साथ एक साथ दम दिखा सकती हैं और इसके पीछे सीटों का समीकरण भी सेट हो चुका है। माना जा रहा है कि अखिलेश जयंत की जोड़ी का तोड़ बीजेपी के लिए सिर्फ मायावती है। अब भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति पर पश्चिम में काम कर रही है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि बसपा आरएलडी से अपेक्षाकृत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने मुरादाबाद मंडल की, खासकर चाहे वो नगीना हो, बिजनौर हो, अमरोहा हो, संभल हो, ये सीटें बीजेपी हारी थी और यहां पर जाटव वोट बैंक बड़ी संख्या में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बसपा को सीटें आसानी से दे सकती है। वहीं बीजेपी के रणनीतिकार इस बात को स्पष्ट मानते हैं कि आरएलडी के साथ अगर गठबंधन होता है तो खास फायदा भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम यूपी में नहीं होने वाला। सूत्रों की माने तो बीजेपी और आरएलडी गठबंधन की बातचीत पर विराम लगने के बाद बीजेपी शीर्ष नेतृत्व पश्चिम में बीएसपी से गठबंधन को ज्यादा मुफीद मान रहा है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बीएसपी से गठबंधन की रणनीति में जुटा है और इसके लिए प्रपोजल भी तैयार हो रहे हैं। ये तो साफ है कि बीजेपी आरएलडी से गठबंधन नहीं करेगी, तो फिर बीएसपी को साथ लाने की तैयारी चल रही है। बीजेपी की नई रणनीति बीएसपी के साथ गठबंधन की है और इसके लिए बीएसपी को पश्चिमी यूपी में जीती हुई सीट देने के लिए बीजेपी तैयार है।
यानी कि विधानसभा के बाद निकाय चुनाव में बीएसपी के डूबते सूरज के लिए बीजेपी उम्मीदों की किरण लेकर आई है। लेकिन इस प्रस्ताव पर मायावती की सहमति कितनी होगी, फिलहाल ये क्लियर नहीं। कोई धक्का नहीं है एसपी के। ये तो अगर वो वहां पे अलायंस करती हैं तो उन्हें जाहिर है ये महसूस हो रहा होगा कि मुस्लिम वोट तो उनसे अलग हो गया। अब ये वहां अलायंस करें, वैसे भी वो शिफ्ट कर देती थी बहुत सी बार अपने वोट को, इधर से उधर बहुत बार आपने भी देखा है, तो इससे किसी पे फर्क नहीं पड़ता। दरअसल पिछले कई चुनावों से बीएसपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। 2007 के चुनाव में अपने दम पर यूपी में सरकार बनाने वाली बीएसपी 2012 के चुनाव में हार गई। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी से बीएसपी का सफाया हो गया। लगातार मिलती हार से निराश बसपा को उम्मीद थी कि 2017 के चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन इसमें भी उसकी रणनीति काम नहीं कर पाई। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में बसपा को 10 सीटों पर जीत मिली, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा केवल 1 सीट पर ही सिमट गई। यानी कि जो पार्टी कभी अपने दम पर सरकार बना चुकी है, उस पार्टी की हालत ये हो गई है कि वो अकेले मैदान में नजर आ रही है। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी की गठबंधन वाली कोशिश दोनों दलों के लिए चुनावी मौके से कम नहीं, क्योंकि बीजेपी अपने क्लीन स्वीप के मकसद को पाना चाहती है और बीएसपी खुद के राजनीतिक अस्तित्व को जिंदा रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर ज्ञानवापी विवाद 2024 के लिए वो मुद्दा बन चुका है जिस पर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हैं, क्योंकि पहले मंदिर और मठों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया और फिर जब सीएम योगी ने ज्ञानवापी पर मंदिर वाली तस्वीर क्लियर की तो महासंग्राम छिड़ गया। और अब इस मुद्दे को सियासी साजिश का नाम दिया जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे ज्ञानवापी का मुद्दा 24 में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। जिस विवाद को समाजवादी पार्टी ने जन्म दिया, जिस विवाद पर बीजेपी ने मंदिर मस्जिद की तस्वीर क्लियर कर दी, अब वही विवाद विपक्ष के लिए सियासी हथकंडा बन चुका है, क्योंकि अब ज्ञानवापी मसले पर मायावती के साथ शिवपाल यादव की भी एंट्री हो चुकी है। वो भी उस समय जब सीएम योगी ने कहा ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद बढ़ेगा। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। सबसे पहले ज्ञानवापी में सर्वे की मांग पर स्वामी मौर्य ने विवादित बयान दिया और मंदिर मठों के सर्वे पर विरोधी हठ अख्तियार कर लिया, जिस पर मायावती ने पलटवार करते हुए कहा सपा की तरफ से बौद्ध मठ को तोड़कर बद्रीनाथ मंदिर बनाने वाले बयान के बाद अब बीजेपी कोर्ट में लंबित ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर विवाद को बढ़ाने वाला बयान कहीं इन दोनों पार्टियों की सोची समझी राजनीतिक साजिश का परिणाम तो नहीं। मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ ही बीजेपी से भी सवाल पूछे तो शिवपाल यादव ने सीएम योगी के बयान पर आपत्ति दर्ज करवाया और कहा अगर हम ज्ञानवापी को मस्जिद कहें तो क्या करेंगे। देखिए, तुष्टीकरण की केवल राजनीति, जब चुनाव आएगा ना तो ये इसी तरीके से बातें करेंगे। सर्वे होना चाहिए आपके हिसाब से कि नहीं? देखिए, जब न्यायालय मामला है, न्यायालय का इंतजार नहीं किया जा सकता है। तो ये न्यायालय को भी नहीं मानते हैं, संविधान को भी नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को भी नहीं मानते हैं, तो फिर ये तो जनता देख रही है। फिर इन्हें कहीं पर भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए। सारे साक्ष्य ऐसे हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये हिंदू मंदिर है और एएसआई के जो वहाँ पे सर्वे होना था, कार्बन डेटिंग होनी थी, वो सारी चीजें इसको स्पष्ट कर देती। ये विपक्षी लोग और हमारे कुछ साथी मुस्लिम समुदाय के ये चीजों को गुमराह करते हैं। यानी मंदिर मस्जिद के इस मसले पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति हावी होने लगी है, क्योंकि एक तरफ 80 की बात है तो दूसरी तरफ 20 की बात, और इन दोनों वोट बैंक को साधने के लिए अपने हिसाब से बयान दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ये साफ कर चुकी है
अगर ज्ञानवापी में धार्मिक चिन्ह है, दीवारों पर त्रिशूल और परिसर में ज्योतिर्लिंग, तो फिर मस्जिद का सवाल कहां उठता है? और अगर सवाल उठ रहा है तो फिर सर्वे पर आपत्ति क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कर लेते हैं आपके जनप्रतिनिधियों के खाता बही की, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जिसे आप चुनकर विधानसभा भेजते हैं, जो हर वक्त आपकी बात करने की बात करते हैं, दरअसल उनकी तिजोरी में कितनी संपत्ति है। इन आंकड़ों को आप ठीक से गिन भी नहीं पाएंगे, लेकिन यही सच्चाई है कि देश के तमाम विधायकों की संपत्ति इतनी ज्यादा है जो कई छोटे देशों के बजट से कहीं ज्यादा है। मतलब 5 खरब 45 अरब 45 करोड़ 56 लाख 6,681। आपके तमाम 4,101 विधायकों के पास क्या क्या है वो हम दिखाते हैं, यानी कि 4,001 विधायक जो हैं उनके पास इतनी रकम है। दरअसल भारत में मौजूदा एमएलए की संख्या है 4,001, जिनके पास कुल संपत्ति है 54,545 करोड़ रुपए, जो 3 राज्यों के बजट से भी कहीं ज्यादा है। नागालैंड का बजट 23,086 करोड़ है, मिजोरम का बजट 14,210 करोड़ है, सिक्किम का बजट 11,807 करोड़ है। और इन तीनों राज्यों का टोटल बजट 49,103 करोड़ होता है, लेकिन भारत के तमाम विधायकों की कुल संपत्ति 54,545 करोड़ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक विधायक की औसत संपत्ति 13 करोड़ 63 लाख रुपए है। प्रति विधायक सर्वाधिक औसत संपत्ति वाला राज्य कर्नाटक है, जहां 223 विधायकों के पास औसत 64.39 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश में 174 विधायक हैं, जिनकी औसत आय 28 करोड़ 24 लाख रुपए है। और महाराष्ट्र में 284 विधायक हैं, जिनकी औसत आय 23 करोड़ 51 लाख रुपए है। यानी जिन जनप्रतिनिधियों को आप अपने वोट के दम पर विधानसभा भेजते हैं वो करोड़ों के मालिक हैं। तो आज आपको अपने वोट की आर्थिक ताकत का अंदाजा भी लग गया होगा कि किस तरह से आप तो भेजते हैं अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को, अपने मुद्दों को सदन के पटल पर रखने के लिए, संसद हो या विधानसभा, लेकिन ये किस तरह से जन सेवा की बात करते करते आर्थिक तौर पर मजबूत होते जाते हैं। इधर संसद के मानसून सत्र में पिछले 9 दिनों से हंगामे ही देखने को मिल रहे हैं और हंगामे की भेंट चढ़ रही है कार्यवाही। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा कई बार स्थगित भी हो रही। मणिपुर में हुई हिंसा पर सरकार सदन में चर्चा के लिए विपक्ष को बुलाती रही, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी को सदन में बुलाने पर अड़ा रहा। विपक्ष की जिद है कि पीएम मोदी मणिपुर पर सदन में जवाब दे, जबकि पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि मणिपुर में बर्बरता करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बावजूद इसके विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लिया। अब विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 8 और 10 अगस्त को बहस होगी। 10 अगस्त को पीएम मोदी इस मुद्दे पर जवाब दे सकते हैं। किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने आए। लोकसभा और राज्यसभा पिछले 9 दिनों से लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। आज भी विपक्ष ने मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर सदन से वॉकआउट कर दिया, जबकि सरकार बार बार कह रही है कि सदन में वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी के सदन में बयान पर अड़ा है। 8, 9 और 10 अगस्त को नो कॉन्फिडेंस मोशन पर लोकसभा में चर्चा होगी। संख्या बल की माने तो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का हश्र साफ है कि विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन यह भी देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन मुद्दों पर विपक्ष को घेरते हैं। फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बहस की तारीख तय हो गई है। 8 अगस्त से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 10 अगस्त तक बहस का समय रखा गया है। पीएम मोदी 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। वहीं विपक्ष का कहना है कि मणिपुर के मुद्दे पर पीएम के बयान की प्रतीक्षा थी, लेकिन वो सदन में नहीं बोले, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि नियमों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी है कि वो सदन के अंदर आकर अपनी बात रखें। देखिए, हम लगातार प्रयास करते रहे, परंतु कुछ बात बनी नहीं। बोलने को नहीं तैयार, प्रधानमंत्री को आए हमारा वो भी नहीं स्वीकार हो रहा है, हमारी चर्चा तक नहीं स्वीकार हो रही है। तो हमारे सामने विकल्प क्या है वॉकआउट के अलावा?
पहले दिन से ही मांग करता रहा है कि मणिपुर के इशू पर प्रधानमंत्री आके सदन में बयान दें, उसके बाद डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद चर्चा का जवाब भी प्रधानमंत्री ही दें। आखिर क्यों हम लोग ये मांग कर रहे हैं? क्योंकि मणिपुर का मुद्दा केवल मणिपुर से जुड़ा नहीं है, ये भारत की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विपक्षी गठबंधन की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त तक सदन में चर्चा चलेगी। इसके बाद 10 अगस्त को पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से सदन के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार किया है। अब सवाल है कि जब दोनों सदनों में विपक्ष के पास संख्या बल कम है तो अविश्वास प्रस्ताव से हासिल क्या होगा? जब मणिपुर शांति बहाली की ओर है तो सदन का समय हंगामे की भेंट क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए यहाँ रुकेंगे, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।